जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जेपी नड्डा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वो एक सांसद हैं, बीजेपी अध्यक्ष भी हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। लेकिन सुर्खियों में वो कब आए? 2023 का जब लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें वो सुर्खियों में आए, क्योंकि उनके इतने सारे बयान थे जो कि बहुत ही एक तरह से बेतुका बयान कहा जा सकता है। बेतुका बयान मतलब कि ये बोल दिया कि मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये भगवा पार्टी नहीं है बीजेपी। जबकि आप लोगों को पता होगा कि बीजेपी जो है हिंदुओं के ही नाम पे सरकार बनती है उनकी। नरेंद्र मोदी तक जो प्रधानमंत्री बने पूरा हिंदुओं के ही वोट से बने। उनको विपक्ष मतलब मुस्लिम का कोई भी वोट, ना ईसाई ना मुस्लिम, किसी का वोट उनको नहीं था। सिर्फ हिंदू के वोट से वो 273 सांसद उनके जीत के आए थे। फर्स्ट बार 14 में और सेकंड बार 303 चले गए थे। लेकिन नड्डा जी को ऐसा लगने लगा कि वो एक मोदी जी के चेहरा के कारण इतना ज्यादा सांसद जीत रहा है। लेकिन नहीं, उसने आरएसएस को भी साइड करना चाहा। लेकिन इस बार जब 2023 का इलेक्शन हुआ उसमें मोदी जी को कुछ कम सीट आ गया, जिसके कारण चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन लेना पड़ा और इनको भारी भरकम एक पैकेज भी देना पड़ गया। नहीं अगर देते तो इनकी सरकार वो दोनों मिलकर गिरा देते। लेकिन यहीं दूसरी तरफ नड्डा जी के से बहुत ज्यादा आरएसएस जो है बहुत ही ज्यादा मतलब निराश नजर आ रहा था। तो जब हार हुई यहाँ पे, मतलब मोदी जी की सरकार तो बनी लेकिन फुल बहुमत से नहीं बनी, उसके बाद इन्होंने क्या किया, आरएसएस का मोहन भागवत, आपने देखा होगा योगी जी के सपोर्ट में बहुत ज्यादा उतर गए मोहन भागवत। उन्होंने ये दिखाया बीजेपी को आईना कि मोदी जी आप ये मत समझो कि आपके बिना सरकार नहीं बन सकती है बीजेपी का, आपका ऑप्शन योगी जी है। अगर आप साइड हो जाते हो हम योगी जी को तुरंत प्रोजेक्ट कर देंगे। ये चीज मोदी जी के भी समझ में आया और नड्डा जी को आरएसएस ने अपने मीटिंग में बुलाया। वहां पे आरएसएस का प्रमुख जो है सरसंघचालक ऊपर बैठा हुआ था और नड्डा जो कि पूरे बीजेपी पूरे सरकार का अध्यक्ष था उसे नीचे बिठाया गया था। मतलब उनको अपनी औकात दिखाया गया था कि आरएसएस के बीच में आप किस जगह पे आते हैं। आरएसएस में आपके जैसे जैसे हजारों कार्यकर्ता है जो आपसे अच्छा कोई भी संगठन चला रहा है, जबकि आरएसएस का जो संगठन है 137 से भी ऊपर संगठन है उनका। तब नड्डा के ऊपर जब आरएसएस का ध्यान पड़ा, काफी सांसद वगैरह भी उनसे नाराज हुए। तब उनको समझ में आया कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने माफी भी मांगा लेकिन बहुत लेट हो चुका था। अब तो विकल्प ये खोजा जा रहा है। धीरे धीरे आरएसएस बोला कि अब इनका विकल्प खोजना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी और अमित शाह के चहीते थे, क्योंकि स्वयं मनमोहन सिंह को आप जानते हैं ना, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के टाइम पे, और जो एक मूक दर्शक प्रधानमंत्री थे। जो भी सोनिया गांधी और राहुल जी बोलते थे वही वो करते थे, एक भी फैसला अपने मन से वो नहीं लेते थे। सेम कहानी जेपी नड्डा का है यहाँ पे। लेकिन इनका ऑप्शन के रूप में अब एक खोजा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक कद्दावर नेता हैं और मध्य प्रदेश के लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहे। हालांकि इस बार भी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश से इन्हीं के चेहरा के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया और इन्हीं को साइड कर दिया गया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये बहुत नाराज भी हुए थे, लेकिन पार्टी विशेष के सामने इनकी कुछ भी नहीं चली। लेकिन अब उनको बीजेपी अध्यक्ष के रूप में जो है प्रोजेक्ट कर रही है आरएसएस। हो सकता है आगे आपको देखने को मिले। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, मोदी जी नहीं, अमित शाह को ये लग रहा था कि जो भी मुख्यमंत्री पूरे देश में बीजेपी का है, जिसका कि कद बहुत ज्यादा है, 15 साल मुख्यमंत्री हो गया, 10 साल से एवं हो गया, जैसे मोदी जी। तो मोदी जी जैसे गुजरात से सीधे उठ के प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए चले गए, उसी तरह अमित शाह को लग रहा था कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो कि 15 साल से ज्यादा हो गया, वो कहीं मोदी जी के रिप्लेस में ना आ जाए और मेरी जो गृह मंत्री है वो खतरे में ना चला जाए। इस कारण से वो, आपने देखा येदियुरप्पा सरकार, कर्नाटक येदियुरप्पा को भी हटाया, गुजरात में भी किसी को टिकने नहीं दे रहा है, उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री को हटाया, शिवराज सिंह चौहान को हटाया मध्य प्रदेश से, राजस्थान से
वसुंधरा राजे को हटाया, लेकिन आरएसएस के सामने इनका कुछ भी नहीं चल पाया और शिवराज सिंह चौहान को आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा। अगर शिवराज सिंह चौहान अगर बीजेपी का अध्यक्ष बन जाता है तो वहां पे क्या होगा, अमित शाह की जितनी चलती थी उससे थोड़ा कम उसकी चलने लगेगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो है एक बड़ा नेता है आरएसएस का और उनके सामने अमित शाह एकदम फीका पड़ जाते हैं। कोई भी डिसीजन रिक्वेस्ट से ही बता सकते हैं चौहान जी को, शिवराज चौहान को डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकते। जैसे नड्डा जी को अमित शाह कोई भी आदेश दे देते हैं कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, इसको ऐसे लीजिए, यहाँ से ये आदमी लिस्ट में निकालिए, वैसे शिवराज सिंह को नहीं कर सकता। शिवराज सिंह अगर कहीं सांसद खड़ा करना है, एमएलए कहीं खड़ा करना है, तो ये सीधे आरएसएस से मिलकर खुद का डिसीजन लेके कितनों को भी टिकट दे सकते हैं। लेकिन नड्डा जी के टाइम पे क्या होता था, अमित शाह और मोदी जी जिसको चाहते थे उसे टिकट देते थे, जिसको नहीं चाहते थे नहीं देते थे। नड्डा जी का उसमें कुछ भी नहीं चलता था, लेकिन अब उसके जस्ट विपरीत होगा। इस कारण से बीजेपी जो है आरएसएस से नाराज चल रहा है। बीजेपी तो नहीं चल रहा है क्योंकि पूरा बीजेपी तो संग ही है, उसमें अमित शाह खेमा जो है थोड़ा नाराज चल रहा है और वो चाह रहा है कि नड्डा जी ना हटे और शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री पद से तो हटा दिया गया है, वो अध्यक्ष बीजेपी का ना बने, नहीं तो पूरा किया कराया जो अमित शाह का वो फीका पड़ जाएगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री के साथ साथ उन्हें देश चलाने का भी एक बहुत बड़ा आइडिया है। उन्हें कब जनता को लुभाना है, कब जनता को किधर लेके जाना है और किस तरफ उसका वोटिंग मोड़ना है, वो उन्हें अच्छी तरह आता है। तो शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा नेता है कि पूरे देश में कोई भी उनसे नेता मुखर बात करता है और ना ही उससे कोई बैर किसी नेता का है और ना ही कोई उनका काफी दोस्त भी है। मतलब राजनीति में नहीं कहा जाता है कि ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, सब बराबर है। कल आज जो दुश्मन है कल हो सकता है वो दोस्त हो सकता है, कल आज जो दोस्त है वो हो सकता है कल दुश्मन भी हो सकता है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जो है एक परफेक्ट नेता हो सकता है बीजेपी अध्यक्ष के रूप में। अब अमित शाह को क्या डर सता रहा है कि कहीं धीरे धीरे उन्हें जो है शिवराज सिंह चौहान को मोदी के बाद प्रधानमंत्री लॉन्च ना कर दिया जाए, क्योंकि योगी जी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा कद्दावर नेता हैं, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के ही तौर पे रखा जाएगा यूपी में। कहीं शिवराज सिंह तो मुख्यमंत्री से भी हट गए हैं और हो सकता है आगे वो प्रधानमंत्री की दावेदारी ना कर दे, क्योंकि संघ में उनका बहुत अच्छा पैठ है। धन्यवाद।